जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया। उस जवाब को यदि आप सुनेंगे तो करीब 90 मिनट का वो जवाब है, लेकिन उस पूरे अभिभाषण में कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगा उस पूरे जवाब में कि नरेंद्र मोदी जी ने जो भी उनसे सवाल पूछेगा विपक्ष के द्वारा, या तो उन्होंने उन सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा या फिर उन्होंने शायद उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। भाषण बहुत अच्छा था, इसके बारे में ही हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सीधे तौर पर तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। बाकी भाषण जैसा कि वो देते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन वक्ता है वो, कि यदि आप उनको सुनकर बैठेंगे तो भाई आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आलम ये था कि आप ये सोचिए कि 90 मिनट का जो इनका भाषण चला नरेंद्र मोदी जी का, उसमें विपक्ष जो है लगातार नारेबाजी करता रहा। नरेंद्र मोदी जी ने अकेले अपना भाषण दिया, लेकिन विपक्ष को नारेबाजी करने के लिए अपने नेता बदलने पड़ रहे थे। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि एनर्जी का लेवल किसका कितना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो है वो यही है कि भाई आखिर में मोदी जी ने जवाब तो किसी भी सवाल का व्यापक तौर पर दिया नहीं है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर को चलता रहता है ना कि भाई राहुल गांधी का आखिर गांधी सरनेम पड़ा कैसे। भाई यदि ये लोग नेहरू डायनेस्टी से आते हैं तो फिर ये लोग महात्मा गांधी का सरनेम कैसे यूज़ करते हैं, एक बड़ा सवाल चलता है सोशल मीडिया पर। उसका भी यहाँ पर इन्होंने तंज कसा है परिवार के ऊपर। अब जरा जान लेते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने अपने अभिभाषण के जवाब में, क्योंकि भाषण था बहुत अच्छा था, लेकिन जवाब इसमें नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। मोदी की स्पीच शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जो उनके 90 मिनट के भाषण के दौरान लगातार जारी रही। इस पर पीएम बोले कि देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। नारे बोलने के लिए भी लोग बदलने पड़ रहे हैं। मैं अकेला घंटे भर से बोल रहा हूँ, रुका नहीं। उनके अंदर हौसला नहीं है, वो बचने का रास्ता ढूंढते रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं। अब देखिए, सरकारी योजनाओं का नाम बदलने को लेकर पीएम ने कहा कि किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम पर उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते थे, लहू गर्म हो जाता था। मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने में डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है आखिर नेहरू सरनेम रखने में। इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको और आपके परिवार को मंजूर नहीं, और आप हमारा हिसाब मांगते रहते हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को समझना होगा कि सदियों पुराना देश आम आदमी के पसीने, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का देश है, किसी परिवार की जागीर नहीं। हमने खेल रत्न ध्यानचंद के नाम पर किया, अंडमान के द्वीपों का नाम सुभाष चंद्र बोस परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया, हिमालय की चोटी एवरेस्ट कर दी गई। उन्होंने कहा कि सदन में जो बात होती है उसे देश गंभीरता से सुनता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। ऐसे सदस्यों को यही कहूंगा कि कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाब। जो भी जिनके पास था उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलता जाएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि खड़गे जी को शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं, मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं आता हूं, शिकायत करने से पहले ये भी देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन अकाउंट खुले, उन्हीं के इलाके में 8 लाख से ज्यादा ऐसे खाते और खुले। अब बताइए, इतने खाते खुल जाएं, लोगों को ताकत मिल जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। बार बार उनका दर्द झलकता है। कभी यहाँ तक कह देते कि एक गरीब को हरा दिया, उन्हीं के इलाके की जनता ने दलित को जिता दिया। जनता आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहाँ रो रहे हो। खड़गे ने गुरुवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भी पूछा कि पीएम नरेंद्र मोदी पर उनके भाषण के कुछ हिस्सों को संसदीय बोर्ड से क्यों हटाया गया। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे भाषण में किसी के खिलाफ असंसदीय या फिर आरोप लगाने वाली कोई बात थी, लेकिन कुछ शब्दों का गलत मतलब निकाला गया। अगर आपको कोई शंका थी तो आप अलग तरीके से पूछ सकते थे, लेकिन आपने मेरी बात को हटाने के लिए कहा। इससे पहले बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हीप जारी किया था। इसमें 13 फरवरी तक सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। उधर राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संसद वाला बयान भी सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। और वैसे भी राजनीति परिस्थितियां या फिर संयोग के भरोसे नहीं चलती, बल्कि तथ्यों और तर्कों के आधार पर चलती। आरोपों के जवाब में प्रत्यारोप, वर्तमान के जवाब में इतिहास को लाना आज का चलन हो गया है। इतिहास से याद आया कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि बोफोर्स घोटाले के सबूत मेरे कोट के बाईं जेब में पड़े हैं, तो पूरे देश ने यकीन कर लिया था कि सबूत जरूर पड़े होंगे। आज विपक्ष या कांग्रेस की ओर से अडानी को लेकर सरकार पर कई बार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन पर कितने लोग भरोसा कर रहे हैं, ये एक खोज का विषय हो सकता है। हो सकता है कि आरोप सही भी हो, लेकिन कौन कब किन परिस्थितियों में किस तरह अपनी बात कह रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब वीपी सिंह की बात पर सबने भरोसा कर लिया था। हालांकि जांच के बाद मामला वैसा नहीं निकला जैसा बताया गया था, लेकिन उस वक्त तो इसका खामियाजा राजीव गांधी सरकार को भुगतना ही पड़ा था।
दरअसल तब राजीव गांधी ने वीपी के हमले का जवाब दिया तो वे अपने ही जवाब में फंस गए। दरअसल वे सफाई देने के मूड में थे। जब कोई सफाई देने लगता है तो कुछ तो कमजोर नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में 2 बार संसद में भाषण दिया, बुधवार को लोकसभा में और गुरुवार को राज्यसभा में। वे राजीव गांधी के उलट अडानी शब्द अपनी जुबान पर तक नहीं लाए। मोदी सफाई देने के मूड में नहीं थे, इसलिए कमजोर नहीं बल्कि एग्रेसिव नजर आए। उन्होंने बड़ी चतुराई से कांग्रेस के ही नहीं पूरे विपक्ष के हौसलों को पस्त करने की कोशिश करी। उन्होंने इतिहास खंगाला और कहा, जो लोग आज हम पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें 60 साल के अपने कारनामे भी देख लेने चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में 90 बार अनुच्छेद 356 का उपयोग दुरुपयोग हुआ। ये वो अनुच्छेद है जिनका उपयोग कर राज्य सरकारों को हटाया या फिर बर्खास्त किया जाता है। अकेली श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस अनुच्छेद का उपयोग 50 बार किया था। बाकी विपक्षी पार्टियों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब केरल में वामपंथी सरकार बनी तो उसे किसने हटाया? कांग्रेस ने। जब शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें किसने हटाया? कांग्रेस ने। तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन और एम करुणानिधि की सरकारों को आखिर किसने हटाया? कांग्रेस ने। और हैरत की बात यह है कि ये वामपंथी, ये शरद पवार साहब और ये द्रमुक वाले आज उसी कांग्रेस के साथ बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर अडानी का नाम लिए बगैर दूसरे दिन भी मोदी विपक्ष पर ही हमलावर रहे। जैसे जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। बहरहाल सत्ता पक्ष ने अपनी एग्रेसिव रणनीति के भरोसे विपक्ष के तीरों की धार जरा खत्म सी कर दी। अब देखना यह है कि भाई अडानी मामले में विपक्ष आखिर कहां तक जाता है और इस मामले को कितने आगे तक लेके जा पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो चीज़ें सामने आई हैं उनको देखकर सीधे सीधे के तौर पर यही समझ में आता है कि भाई कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही भाई। इसीलिए तो समझ में जो चीज़ आ रही है उसका मतलब सीधा सीधा यही है कि नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर खड़े होकर आपके सवालों का जवाब देना मुनासिब समझा नहीं, बल्कि उन्होंने दूसरी रणनीति अपनाई। रणनीति ये थी कि यदि वो जवाब दे देते तो वो सफाई देना कहलाता, और अगर सफाई दे देते तो सीधी सी बात है आज की डेट में जो भी व्यक्ति एक्सप्लेनेशन देता है उसको बाय डिफॉल्ट कमज़ोर मान लिया जाता है। और भाजपा कहीं से कहीं तक भी अपने आप को कमज़ोर कहलवाना चाहती नहीं है। शायद इसीलिए व्यापक तौर पर इसी तरह की रणनीति का इस्तेमाल आगे चलने वाले संसद के सत्रों में भी किया जाएगा। और जो व्यापक सवाल अब उठ गए हैं, जैसे कि नेहरू सरनेम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता और गांधी सरनेम का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आने वाले समय में चुनावों तक सवाल आपको उठता हुआ दिखाई देगा। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस को कहीं ना कहीं यदि आप सफाई देता हुआ देख लें तो आप समझ जाइएगा कि कांग्रेस अब यहाँ से बैकफुट पर जाने लगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे वो यात्रा के पहले थे वैसे ही वो यात्रा के बाद भी हैं। हालांकि उन्होंने ज़रूर कह दिया था कि राहुल गांधी तो मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, अभी कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपके सामने है। लेकिन संसद में उनको देखने के बाद एक बार फिर से ऐसा ही लग रहा है कि यार ये वही राहुल गांधी है जो पहले भी था और अब भी वही। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय भारत।